Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, let's continue ahead with our course. इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। तो पहला है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स। अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स क्या होता है? ये बेसिकली एक जरिया है जिसके थ्रू कंपनीज़ जो है वो कैपिटल को रेज़ करती हैं। बट इसमें ट्रिक क्या है? इसमें ट्रिक ये है कि कंपनीज़ जो हैं वो शेयर्स को इशू तो करती हैं बट नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं करती। ठीक है, अभी नॉर्मल क्या होता है कि कंपनी को अगर पैसा रेज़ करना होता है तो कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है ना, फिर आप और मैं नॉर्मल इन्वेस्टर शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी को पैसा मिलता है ना, इसी टाइप के थ्रू कंपनी रेज़ करती है पैसा। बट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में क्या होता है, कंपनी पैसा तो रेज़ करती है शेयर इशू करके बट नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं करती। वो किसके लिए करती है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स वैसे बायर्स होते हैं जिनके पास खूब सारा पैसा होता है। जैसे मान लो अंबानी की मैं बात करूँ, ठीक है, तो अंबानी जी के पास बहुत पैसा है खर्चा करने के लिए, है ना, और 2-3 करोड़ रुपए आराम से वो किसी भी स्टॉक में डाल सकते हैं ना। तो वैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, मतलब जिनके पास बहुत पैसा है, उनको बोलते हैं हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ठीक है, बस वही, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें कंपनी जो है वो कैप लगा देती है। कैप मतलब एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लगा देती है कि कम से कम आपको 1 करोड़ जो है वो तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अब पब्लिक ऑफरिंग में थोड़ी कोई 1 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, है ना, तो वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक बस एक टूल है जिसके थ्रू कंपनीज पैसा रेज करती है। समझ में आ गया? दूसरा है पार्टिसिपेटरी नोट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है? नाम से ही देखो, पार्टिसिपेटरी नोट्स। पार्टिसिपेटरी मतलब पार्टिसिपेट करना है हमको किसी चीज़ में, है ना। तो क्या होता है, जब बेसिकली क्या होता है कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स, अब देखो जो इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है BSE और NSE है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया के इन्वेस्टर्स तो इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनीज़ में। ठीक है, अब मान लो भाई टॉम क्रूज़ को इन्वेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, टॉम क्रूज़ को अगर इन्वेस्ट करना है तो वो क्या इन्वेस्ट कर सकता है डायरेक्टली? नहीं कर सकता, उसको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा सेबी के साथ, क्योंकि ये BSE और NSE को कंट्रोल कौन करता है? सेबी करता है। इसको अपना पैन और आधार बनवाना पड़ेगा। तो ये सब लफड़े में तो ये पड़ेगा नहीं टॉम क्रूज़। ये क्या करेगा, ये ऐसे इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा जो सेबी में रजिस्टर्ड है ना, वो इससे बोलेगा कि आप मेरे बिहाफ पे ट्रेडिंग करो NSE BSE में जाके, वहाँ पे स्टॉक खरीदो और उसका जो प्रॉफिट होगा उसका आप कुछ कमीशन लेना और बाकी मेरे को दे देना। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, ये जो जिस इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा, ये इसको जो इशू करेगा नोट, उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट। समझ में आ गया? पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है? ये एक ऐसा ऐसा बोल सकते हो एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो बेसिकली कोई भी एंटिटी होती है जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होती है, वो एक फॉरेन इन्वेस्टर को देती है। ठीक है, सो दे आर इशूड बाय फॉरेन पोर्टफोलियो बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक है, जो रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, FPIs होते हैं, वो ये इशू करते हैं उन इन्वेस्टर्स को जो स्टॉक मार्केट में इंडिया की इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, दीज आर एन ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडियन सिक्योरिटीज़ विदाउट हैविंग टू रजिस्टर्ड विद द सेबी। ठीक है, तो सेबी के साथ बिना रजिस्टर किए कैसे वो इंडियन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं? दैट आर थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट्स। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट गेन पॉपुलैरिटी एज इट अवॉइड्स द फॉर्मेलिटीज़ ऑफ रजिस्टरिंग एंड प्रोवाइड्स एनोनिमिटी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें एनोनिमस रहता है ये सब, तो टैक्स एवेजन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसमें। ठीक है, ब्लैक मनी, टैक्स एवेजन, ये सब इसके ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। उसके बाद आते हैं डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स। अब क्या होता है, DSIIs क्या होते हैं? देखो, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली, सॉरी नाम भी प्रोनाउंस नहीं हो रहा, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स वैसे इंश्योरर्स होते हैं जो बहुत ही जो बहुत ही बड़े होते हैं फेल होने के लिए। समझ में आ रहा है? इतने बड़े होते हैं फेल होने के लिए कि अगर ये फेल हो गए तो इकोनॉमी में डिस्ट्रप्शन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इकोनॉमी गिर सकती है, GDP फॉल हो सकता है, इतने बड़े इंश्योरर्स होते हैं ये, तो उनको हम बोलते हैं
सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस। तो न्यूज़ में क्या होता है, क्योंकि IRDAI जो है हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने LIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी और जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस है इनको DSIIS डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये ऐसे इंश्योरर्स होते हैं जिनका मार्केट साइज़, मार्केट इंपॉर्टेंस, डोमेस्टिक और ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस है ना, इतना ज़्यादा होता है कि उनके डिस्ट्रेस और फेलियर से सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है फाइनेंशियल सिस्टम पर, ठीक है। दे आर टू बिग और टू इम्पॉर्टेंट टू फेल, ठीक है, दे आर टू बिग और टू इम्पॉर्टेंट टू फेल, ये याद रखना। इन द साइज इन टर्म्स ऑफ टोटल रेवेन्यू, प्रीमियम अंडर रिटन, इतने बड़े होते हैं कि अगर भाई फेल हो गए तो बहुत लोगों का पैसा चला जाएगा, समझ में आ रहा है। IRDAI विल लिस्ट DSIIs ऑन एन एनुअल बेसिस, अब क्या होगा, एनुअल बेसिस पे ये होगा। कंडीशन इम्पोज ऑन DSIIs ये है कि रेजिंग देयर लेवल ऑफ कॉर्पोरेट, उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लेवल रेज करना पड़ेगा, सारे रेलिवेंट रिस्क आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, साउंड मैनेजमेंट कल्चर होना चाहिए, ठीक है। और दे विल बी उनके ऊपर जो IRDAI का रेगुलेटरी सुपरविजन है वो रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलर टू दिस DISIIs RBI ने भी DSIBs लॉन्च किए। DSIBs मतलब डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। ये ऐसे बैंक्स होते हैं, अगेन ये ऐसे बैंक्स होते हैं जो बहुत बड़े हैं फेल होने के लिए, जैसे ICICI हो गया, है ना, SBI हो गया। अब आप कितनी जनता का SBI में अकाउंट है, अगर SBI फेल हो गया तो इकॉनमी डेफिनेटली नीचे जाएगी, समझ में आ रहा है, क्योंकि इतने लोगों की सेविंग्स इसमें है। तो इनको हम बोलते हैं डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। तो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है? नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? जो BSE है और जो NSE है, ये सब क्या है? ये सब एक पैसा रेज करने का जरिया है। कोई भी कंपनी नहीं आती है वो IPO लॉन्च करती है। IPO का मतलब क्या है? IPO का मतलब यही होता है कि आप मार्केट से पैसा उठाने वाले हो, तो आप शेयर्स इशू करते हो, लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और उससे पैसा उनके पास आता है ना। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली होता है फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म ही है। अब इसमें सोशल लग गया तो मतलब ये सोशल पर्पस के लिए है, ठीक है। कोई भी सोशल एंटरप्राइज अगर इस पे लिस्ट हो रहा है, मतलब सोशल स्टॉक एक्सचेंज में बेसिकली कोई सोशल एंटरप्राइज ही लिस्ट होगा, दैट हैज़ बीन वेटेड बाय द एक्सचेंज, ठीक है। तो आप बेसिकली जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसी कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं जो सोशल इश्यूज़ के लिए काम करती है, ठीक है। तो सोशल एंटरप्राइज इंक्लूड अ रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस हुज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू अचीव अ सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जैसे हेल्थ केयर हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया, एजुकेशन प्रोवाइड करना हो गया। तो ऐसे जो कंपनीज़ हैं, ऐसी जो कंपनीज़ हैं वही बेसिकली जो है सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगी, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या है? शेल कंपनीज़। अब शेल कंपनीज़ क्या करती हैं, क्या होती हैं शेल कंपनीज़? ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो सिर्फ नाम की होती हैं। ये सिर्फ नाम की कंपनीज़ होती हैं, इनका कोई ऑपरेशन नहीं होता है, कोई बिजनेस नहीं होता है ना। ये सिर्फ क्या होती है, धोखाधड़ी करने के लिए होती है, पैसा रोटेट करने के लिए होती हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, ठीक है। इट रेफर्स टू अ कंपनी विदाउट एक्टिव बिजनेस ऑपरेशन और सिग्निफिकेंट एसेट्स विच इन सम केसेस कैन आर यूज फॉर इलीगल पर्पसेज सच एज टैक्स एवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑब्सक्योरिंग ओनरशिप, बेनामी प्रॉपर्टीज़। इन सब फालतू की चीज़ों में, इलीगल चीज़ों में काम आती हैं ऐसी कंपनीज़ होती हैं, उनको हम बोलते हैं शेल कंपनीज़, ठीक है। इंडिया में इनका डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया शेल कंपनीज़ क्या होती हैं? ऐसी कंपनीज़ होती हैं जिनका कोई एक्टिव बिजनेस नहीं होता है, ये बस नाम की कंपनीज़ होती हैं, ये सब इलीगल पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। अगले कंसेप्ट पे आते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। जब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हो, ठीक है, तो जब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हो तो आप मान लो कार्ड से पेमेंट करते हो, तो वो एक मशीन से स्वैप करता है जिसको हम बोलते हैं POS मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो ये जब स्वैप करता है ना यहाँ से, तो आपका जो कार्ड का पेमेंट गेटवे होता है, वीज़ा या मास्टर कार्ड, ठीक है, वो आपका कमीशन चार्ज करता है। ये जो कमीशन चार्ज होती है ये मर्चेंट से चार्ज होती है, मतलब जो जिसकी दुकान है वो 2% जो है फ़ी देता है इस ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करने के लिए। जो ये ट्रांजैक्शन हुआ उसके लिए ये 2% फ़ी देता है। इसी रेट जो 2% होता है इसी को हम बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि 50 करोड़ से ऊपर वाली जितनी रेवेन्यू जनरेटिंग, जिनका भी टर्नओवर 50 करोड़ है, ऐसे बिजनेस जिनका भी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, उनको अब मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो उनको ये डिजिटल पेमेंट के ऑप्शन कस्टमर को देना पड़ेगा, ठीक है, विदाउट लेविंग द MDR। अब ये जो MDR है जो 2% है, जो छोटे स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये MDR जो है 2% का वो कस्टमर से चार्ज करते हैं, ठीक है। तो अभी जो ऐसे बिजनेस हैं जो 50 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर वाले हैं वो
MDR कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे और उनको ये ऑप्शन देना पड़ेगा डिजिटल पेमेंट का। कब से? जनवरी 1, 2020 से ये चालू हो चुका है, ठीक है। तो डिजिटल पेमेंट फर्म्स आर डिमांडिंग रीइंबर्समेंट ऑफ MDR ऑन ट्रांजैक्शन ऑन UPI एंड रुपे नेटवर्क। MDR is a cost paid by merchants to banks and payment service providers during a transaction and is applicable on a peer to peer। जिसमें मैंने बता दिया आपको कैसे ये चार्ज होता है, ठीक है। आगे बढ़ता है। आधार इनेबल्ड AEPS क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस किसका है? NPCI का। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि डेवलप किसने किया है? NPCI ने किया है। क्या करता है ये? आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस क्या होता है कि आधार के बेसिस पे आपको बेसिकली क्या करता है? फ़ंड देता है, ठीक है। तो मान लो आपको कैश विड्रॉ करना है, तो जैसे बैंक मित्र होते हैं वो क्या करते हैं कि छोटी सी मशीन लेके चलते हैं, वहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन लेते हैं, वहाँ से आप आधार नंबर आप अपना वेरीफाई करो, अपना बायोमेट्रिक वेरीफाई करो और आपको पैसा मिल जाएगा। उसको हम बोलते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट। इसको ऑपरेट कौन करता है? NPCI करता है। इट इज़ अ बैंक लेड मॉडल विच अलाउज ऑनलाइन इन इंटरऑपरेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांजेक्शन एट POS माइक्रो ATM थ्रू बिजनेस करस्पॉन्डेंट ऑफ अ बैंक यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन। समझ में आ गया? ये जो पूरा प्रोसेस बताया, बैंक का करस्पॉन्डिंग जाएगा गांव में, वो मशीन लेके माइक्रो ATM टाइप की मशीन, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक लेगा, आधार कार्ड नंबर को वेरीफाई करेगा और आपको पैसे दे देगा। इसको हम बोलते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, ठीक है। इट अलाउज 6 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। पहला है कैश विड्रॉल, दूसरा है कैश डिपॉजिट, तीसरा है बैलेंस इंक्वायरी, चौथा है आधार टू आधार फंड ट्रांसफ़र, पाँचवा है मिनी स्टेटमेंट और फिर बेस्ट फिंगर डिटेक्शन, ठीक है। ये सारे ट्रांजेक्शन्स ये प्रोवाइड करता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। LRS स्कीम पे आते हैं। LRS स्कीम क्या है? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इसमें क्या है? इसमें बेसिकली जितने भी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उसको RBI अलाउ करता है कि वो 2.5 लाख US$ को रेमिट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर एनी परमिसिबल करेंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। वो कहीं भी रेमिट कर सकते हैं, ठीक है, इतने अमाउंट को। कितने अमाउंट को? 2.5 लाख US$ को वो रेमिट कर सकते हैं कहीं भी। LRS इज़ नॉट अवेलेबल टू कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म्स एंड HUF और ट्रस्ट। इनको अवेलेबल नहीं है। मान लो, देखो इसका मतलब क्या है? सिंपल मतलब है, मान लो इंडिया में कोई रह रहा है रेजिडेंट, ठीक है, कोई बाहर का रेजिडेंट रह रहा है, ठीक है, उसको अपनी फैमिली US में, उसकी फैमिली सेटल्ड है, उसको रेमिट करना है पैसा, यहाँ से इंडिया से बाहर रेमिट करना है। तो LRS स्कीम के अंडर आप सिर्फ 2.5 लाख US$ जो है वो यहाँ से यहाँ भेज सकते हो, ठीक है। यही ये स्कीम है पूरी कुल मिला के। अब इसमें ये अवेलेबल किसको किसको नहीं है? ये अवेलेबल कॉर्पोरेट्स को नहीं है, पार्टनरशिप फर्म्स को नहीं है, HUF को नहीं है, ट्रस्ट को नहीं है, ठीक है। इंट्रोड्यूस कब हुई थी? 2004 में हुई थी, तो कोई भी रीसेंट स्कीम नहीं है ये, ठीक है। 2004 में इंट्रोड्यूस हुई थी। किसने इंट्रोड्यूस की थी? RBI ने, ठीक है। और ये लिमिट याद रखना कितनी है? 2.5 लाख US$। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्ट इंडिया के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्ट इंडिया क्या है? इन्वेस्ट इंडिया एक नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है दैट हेल्प्स इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस इन इंडिया। तो कोई भी अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसकी हेल्प करती है इन्वेस्ट इंडिया। ये उनकी हेल्प करती है कि आपको क्या क्या रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सब में इन्वेस्ट इंडिया हेल्प करती है। तो कब डेवलप हुई थी? 2009 में एज अ नॉन प्रॉफिट वेंचर डेवलप हुई थी। किसके अंडर है? DPIIT के अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर है। ये किसके अंदर आती है? ये ध्यान रखना। इन्वेस्ट इंडिया किसके अंदर है? DPIIT के अंदर है। Recently, UNCTAD has declared Invest India as a national investment promotion agency of India as a winner of 2020 United Nations Investment Promotion Award। तो रिसेंटली इसको ये अवार्ड मिला है। किसने दिया है? UNCTAD ने दिया है। अवार्ड का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं SFIO पे। SFIO क्या है? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। तो जैसे नाम से पता चल रहा है ये क्या करता है? फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है। किसके अंडर आता है? ये बेसिकली SFIO कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। और ये सेटअप किसकी रिकमेंडेशन से हुआ था? कौन सी कमेटी के साथ? नरेश चंद्र कमेटी ने इसको इसकी रिकमेंडेशन के साथ सेटअप किया था। स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखना, स्टैट्यूटरी बॉडी है। कंपनीज एक्ट के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो SFIO इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री फॉर डिटेक्टिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग और रिकमेंडिंग फॉर प्रोसिक्यूशन वाइट कॉलर और क्राइम्स एंड फ्रॉड्स, ठीक है। तो वाइट कॉलर के जो हाई लेवल क्राइम्स होते हैं और फ्रॉड्स होते हैं ना, उसको ये इन्वेस्टिगेट करती है। जो हाई लेवल, जैसे मान लो किसी सिविल सर्वेंट ने कोई फ्रॉड कर दिया तो उसको ये इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। वाइट कॉलर क्राइम्स क्या होते हैं? दीज आर नॉट वायलेंट क्राइम्स जो फाइनेंशियल गेन्स के लिए किए जाते हैं, ठीक है। कोई भी फ्रॉड जो फाइनेंशियल गेन के लिए किया जा रहा हो, मान लो IAS ऑफिसर ने कोई बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट किसी पर्टिकुलर
इंडस्ट्री को दे दिया और उस इंडस्ट्री ने, उस पर्टिकुलर कॉरपोरेट ने उनको पैसे खिलाए, बहुत ज़्यादा पैसे खिलाए, तो वो एक वाइट कॉलर क्राइम हो गया जिसमें फाइनेंशियल गेन के लिए वो फ्रॉड किया गया है, ठीक है। तो उसको SFIU इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है। फिर आते हैं ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क पे, ठीक है, OCEN, ठीक है, ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क। क्या हो गया यार स्पीच को। ये क्या है? इट इज़ अ न्यू क्रेडिट प्रोटोकॉल इंफ्रास्ट्रक्चर विच वुड डेमोक्रेटाइज लेंडिंग एंड इनेबल स्मॉल बोरोअर्स टू अवेल फंड्स ईजिली। तो ये बेसिकली एक क्रेडिट प्रोटोकॉल है जिसमें ये बेसिकली हेल्प किसको कर रहा है? ये बेसिकली स्मॉल बोरोअर्स को हेल्प कर रहा है ताकि सबको बराबर फंड मिल पाए, मतलब सबको फंड मिल पाए। जैसे हम बोलते हैं ना, ग्रास रूट डेमोक्रेसी इंश्योर करनी है, सबको राइट टू वोट होना चाहिए, वैसे ही सबको क्रेडिट फैसिलिटी मिल पाए, उसके लिए ये OCEN नेटवर्क है। It will act as a common language connecting lenders and marketplaces to utilize and create innovation financial credit products at scale, ठीक है। It has been developed by technology think tank SPIRT Spirit। iSpirit ने इसको बनाया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। इंडिया की ट्रेडिंग डिज़ाइन की अगर बात करें तो इंडिया का जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है ना, वो उसने ग्रोथ एक्सपोर्ट, अच्छा इस ये ध्यान रखना कि जो कोविड में एक्सपोर्ट बढ़ा है और इम्पोर्ट कम हुआ है, ठीक है। एक्सपोर्ट बढ़ा है, इम्पोर्ट जो है वो कम हुआ है। ये होने की वजह से क्या हुआ है? इम्पोर्ट कम हुआ है, एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से करंट अकाउंट सरप्लस आ गया, जो भी डेफिसिट था पहले अब वो सरप्लस आ गया। तो यही है, एक्सपोर्ट जो है वो ग्रो हुआ है, कितना 331 बिलियन पहुँच गया है। और जो इंडिया का ग्लोबल ट्रेड में शेयर है, ठीक है, वो 2% से भी कम है। ये सब फैक्ट्स हैं जो आप मेंस में कोड कर सकते हो, ठीक है, प्रीलिम्स से भी पूछे जाते हैं कभी बार। इंडिया का शेयर जो ग्लोबल ट्रेड में है वो 2% से कम है। 2018 में 1.7% था। एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ हुआ, कितना हो गया? 331 बिलियन हो गया है, ठीक है। एज ऑफ प्रेजेंट 70% ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट हैज़ बीन डोमिनेटेड बाय 5 स्टेट्स। 5 स्टेट से 5 मेजर स्टेट्स हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। ये 5 ऐसे स्टेट हैं जहाँ से 70% ऑफ एक्सपोर्ट जाता है, ठीक है। इंडिया कंटिन्यूज टू इम्पोर्ट मोर फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल मेजर ट्रेड पार्टनर्स देन इट एक्सपोर्ट्स। पहले हो रहा था, अभी कोविड-19 में क्या हुआ? एक्सपोर्ट बढ़ गया है, ठीक है। हाउएवर इंडिया हैज़ मेंटेन्ड अ सरप्लस विद US। इंडिया का सरप्लस है US के साथ, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अभी US ने ओवरटेक कर लिया चाइना को। पहले चाइना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, अभी US बन गया है, ठीक है। US remains India's top trading partner for the second consecutive year। US सरपास चाइना। 2018-19 में US ने चाइना को सरपास कर दिया था टू बिकम इंडियाज़ टॉप ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। जस्ट अ मिनट, आगे बढ़ते हैं। इंडिया अभी रिसेंट जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस आ गया है ना। मैंने जैसे कि मैंने बताया कि एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गया है। एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से और इम्पोर्ट कम होने की वजह से इंडिया का जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। India reported current account surplus for the second straight quarter at 3.9% of the GDP in April 2020 as mercantile imports declined। कोविड-19 की वजह से इम्पोर्ट डिक्लाइन हो गया है। डिक्लाइन किस केस में हुआ है? मेजरली क्रूड ऑयल में हुआ है। डोमेस्टिक डिमांड भी लैग कर गई है, डिमांड ही उतना नहीं है तो इम्पोर्ट क्या होगा, ठीक है। ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हो चुका है, तो इस वजह से सारे इम्पोर्ट जो हैं वो कम हो गए। इट विल, अब इससे क्या होगा? जब सरप्लस आ रहा है तो इससे क्या होगा? फॉरेन रिजर्व्स हमारे बिल्डअप होंगे। तो RBI ने, आपने देखा होगा कि अभी न्यूज़ में आ रहा था, RBI का पहली बार जो अभी रिज़र्व है इतना ज़्यादा हो गया, शायद $581 बिलियन के आसपास है ना। $500 बिलियन का मार्क अभी क्रॉस किया उन्होंने। तो इतना रिज़र्व हो गया कि 11 महीने का वर्थ ऑफ इम्पोर्ट, 11 महीने वर्थ ऑफ इम्पोर्ट हम सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या होता है, अब ये भी देख लेते हैं फॉरेक्स रिजर्व का क्या क्या पार्ट होता है। फॉरेक्स रिजर्व में बेसिकली फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, है ना। SDRs होते हैं, IMF के गोल्ड होता है, रिवर्स ट्रांसपोजिशन होती है, ठीक है, IMF की। तो ये सब होते हैं अपने फॉरेन रिजर्व में, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और करंट कैपिटल अकाउंट की, तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी बात कर लेते हैं। तो देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 चीज़ें आती हैं। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट होता है जो रेगुलर ट्रांजैक्शन में होता है। कैपिटल जो लॉन्ग टर्म पेमेंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं कैपिटल पेमेंट। और जो रेगुलर पेमेंट होता है, जो पीरियडिकली मंथली आ रहा है या क्वार्टरली आ रहा है, उसको हम बोलते हैं करंट पेमेंट, ठीक है। अब इसमें करंट में 2 होते हैं, एक होता है विजिबल और एक होता है इनविजिबल। आप देख किसको सकते हो? गुड्स को। तो गुड्स आते हैं विजिबल में, ठीक है। इम्पोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया गुड्स का, उसको हम बोलते हैं वो आता है किसके अंदर? विजिबल पार्ट के अंदर आता है। तो जो ये एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है ना,
इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये ध्यान रखो, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बेसिकली जो अपना विजिबल्स है उसमें गुड्स का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात होती है। इनविजिबल में क्या होता है, इनविजिबल जो हम देख नहीं सकते, जैसे सर्विसेज हो गई, तो सर्विसेज में फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज ये दोनों होते हैं। उसके बाद इनकम में, इनकम होता है दूसरा पार्ट इनविजिबल का। इनकम में क्या होता है, प्रॉफिट्स हो गए, इंटरेस्ट हो गए और डिविडेंड्स हो गए, ठीक है, ये होता है। और तीसरा क्या होता है, ट्रांसफर्स हो गए। ट्रांसफर्स में जैसे रेमिटेंस हो गया, डोनेशन हो गई, गिफ्ट्स हो गए, है ना। तो ये सब डोनेशन, गिफ्ट्स और जो ये डोनेशन, गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेज होती हैं, ये सब किस में आती हैं, ये सब ट्रांसफर्स में आती हैं, ठीक है। तो समझ में आया इनविजिबल में क्या क्या होता है, सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर्स। अब कैपिटल में क्या क्या होता है, कैपिटल में एक तो इन्वेस्टमेंट होती है। अब इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है तो उसको एफडीआई बोलते हैं, है ना। जो अगर बाहर से कोई कॉरपोरेशन इनकॉर्पोरेट मतलब कोई कॉर्पोरेट एंटिटी मैनेजमेंट कंट्रोल ले रही है तो उसको एफडीआई बोलते हैं। अगर नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट हो रहा है बाहर से तो उसको एफपीआई बोलते हैं। और उसी अगर कोई इंस्टीट्यूशन कर रहा है उसको तो उसको एफआईआई बोलते हैं ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ठीक है। तो दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होती हैं, एफडीआई और एफआईआई, ठीक है। उसके बाद लोन होगा दूसरा कैपिटल में लोन होता है। इसमें एक तो गवर्नमेंट जो लोन रेज करती है वो होता है जो सोवरेन लोन्स होते हैं, और एक होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ठीक है, जो बाहर से लोन होता है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इनसे जो लोन आप लेते हो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग में जैसे बैंकिंग में एनआरआई के अकाउंट्स होते हैं, जो एनआरआई अपना पैसा बैंक अकाउंट्स में रखते हैं, इंडिया के बैंक अकाउंट्स में, उसको हम बोलते हैं वो किस में आता है, वो इसमें आता है कैपिटल में। और एक और होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स, ठीक है। तो ये जो FCNR होता है वो भी किसका पार्ट है, वो भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो ये ना आपको सब याद करना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो आते हैं, करंट, कैपिटल। करंट में विजिबल, इनविजिबल। विजिबल में गुड्स आते हैं, इनविजिबल में सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर आते हैं। सर्विसेज में दो पार्ट अगेन है, फैक्टर और नॉन फैक्टर। इनकम में प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड्स आते हैं। ट्रांसफर्स में डोनेशन, गिफ्ट्स और रेमिटेंसेज आते हैं। फिर कैपिटल आता है, कैपिटल में इन्वेस्टमेंट, लोन्स और बैंकिंग सर्विसेज आती हैं। इन्वेस्टमेंट में FDI, FII आता है। और लोन्स में सोवरेन और बाहर के लोन्स जो कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स होती हैं। और बैंकिंग में NRIs और FCNR आता है, ठीक है। तो ये हुआ अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को। और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।